हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूबीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आपने हमारा वीडियो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने मित्रों में तो डेफिनेटली हमारा वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि अब कंटिन्यू आपके पास वीडियो पहुंचेगा। वीडियो कम समय का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें निश्चित रूप से चुनिंदा रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ विस्तार पूर्वक डिटेल बताया गया है। वीडियो को बीच में मत छोड़िए, स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, पृथ्वी की भ्रमण गति। पृथ्वी की भ्रमण गति जो है वो कितनी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। पृथ्वी की भ्रमण गति 2.8 किलोमीटर पर मिनट होती है। अगला क्वेश्चन यहीं से है कि पृथ्वी में जो ऊष्मा होती है या हम कहेंगे ऊर्जा जो होती है, इसका मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी में ऊष्मा या ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो होता है क्या? ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। अगला पॉइंट यहीं पर बताते हैं कि जो पदार्थ होते हैं तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की मूल रूप से दोस्तों 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था ठोस, ठीक है, दूसरी अवस्था द्रव, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो दोस्तों याद रखना, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। जो प्लाज्मा होता है वो दोस्तों 2 स्थानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 1 होता है सूर्य और नंबर 2 होता है अर्थ। तो पृथ्वी के जो केंद्रीय भाग में, ठीक है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। ये तरल धातुएं होती हैं जो धातुएं होती हैं वो तरल अवस्था में रक्त तप्त लाल कलर की हो जाती हैं और पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जबकि सूर्य में गैसें तरल अवस्था में गैसें जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा उसमें होकर के प्लाज्मा का रूप धारण कर लेती हैं। तो याद रखना कि प्लाज्मा कहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा? सबसे अच्छे एग्जाम्पल आपके हैं, नंबर 1 आपका है सन और नंबर 2 है अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कॉपर का गलनांक क्या है? तो कॉपर का गलनांक दोस्तों होता है कितना? 1100। लेकिन वास्तव में कॉपर का गलनांक जो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु एसएससी के पेपर में ये 1100 एक बार पूछा गया है। अब आगे बताते हैं। यहाँ पर 960 और 660 ये लिखा हुआ है। तो जो 660 है ये है एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट और जो 960 लिखा है ये चांदी का है। चांदी को हम अर्जेंटम कहते हैं और एल्युमिनियम को एल्यूमिनियम के नाम से ही जानते हैं और कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं। ये किसी का भी नहीं है। जबकि 1530 से और 1550 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो Fe का मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलन बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कैंथाल का इस्तेमाल किस तापमान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो कैंथाल है ये सबसे हाई रेजिस्टिव मटेरियल है। इसके जो आपके स्टार्टर होते हैं डीसी स्टार्टर, कौन से? डीसी स्टार्टर होते हैं, तो इनके प्रतिरोधक कैंथाल के बनाए जाते हैं और यूरेका के भी बनाए जाते हैं। वैसे यूरेका प्रयोगशालाओं में ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। जो कैंथाल है तो कैंथाल का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के
आसपास होता है, जबकि यूरेका का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, किसका, यूरेका का जो टेम्परेचर होता है ये होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, यहाँ पूछा गया था। एक ऑप्शन था नाइक्रोम, दूसरा ऑप्शन था मोलिब्डेनम, तीसरा ऑप्शन था यूरेका और चौथा ऑप्शन था आपका कैंथाल। पूछा गया था निम्न में से सबसे उच्च प्रतिरोध वाली धातु कौन सी है, पदार्थ कौन सा है। और फिर एक बार दोबारा फिर से पूछा गया कि निम्न में से किस पदार्थ के द्वारा सबसे अधिक तापमान प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, ये कैंथाल जो है सबसे उच्च तापमान इसी कैंथाल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है जब ये कार्य करता है, तो कार्यावस्था में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्सर्जित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आपको बताते हैं, ये जो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ये जो सन होता है, सूर्य होता है, तो सूर्य के चारों तरफ ये होता है सूर्य मुकुट, या इसी को कहा जाता है करोना। ठीक है, सूर्य मुकुट, इसका टेम्परेचर भी दोस्तों इतना ही होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि केंद्र का टेम्परेचर होता है 15 गुणे 10 का घात 12-13 के आसपास होता है, कभी 10 इतना। ठीक है, जबकि करोना का जो होता है टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बाहरी क्रूड का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है निम्न में से प्रत्यक्ष रेजिस्टेंस भट्टी, मतलब प्रत्यक्ष प्रतिरोध भट्टी में 3 फेज सप्लाई के लिए कितने इलेक्ट्रोड यूज होंगे। तो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए इस हिसाब से ये भट्टी रहती है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस भट्टी रहेगी उसमें 3 इलेक्ट्रोड उपयोग, मतलब 3 फेज की सप्लाई ली गई है, तो जनरली संभव है कि हम 3 ही इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्यक्ष रेजिस्टेंस भट्टी में किस पदार्थ का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। जो प्रत्यक्ष रेजिस्टेंस भट्टी है, इसमें उपयोग किया जाने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो दोस्तों कार्बन का और ग्रेफाइट का, इनका दोनों का इलेक्ट्रोड उपयोग में लाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट कार्बन की अपेक्षा कुछ अधिक कठोर होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कार्बन होता है आपका, जो कार्बन होता है ये एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थ है। इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से विद्युत भट्टी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ मुख्य रूप से विद्युत भट्टियाँ जो है वो होती हैं 3 प्रकार की। यहाँ पर 2 टाइप की मैंने लिखी हुई हैं, फर्स्ट टाइप में ये, सेकेंड टाइप में ये, थर्ड टाइप में होती हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस होती हैं, और इंडक्शन में भी कई पार्ट होते हैं। तो पहले भाग में यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस, इसके बाद इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस, मतलब डायरेक्ट प्रतिरोध भट्टी और इनडायरेक्ट प्रतिरोध भट्टी। तो ये दोनों हो गई प्रतिरोध भट्टियों के भाग। अब यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट आर्क फर्नेस और इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, ये दोनों हो गई आर्क भट्टियों के भाग। अब इसके बाद नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, और नंबर 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रतिरोध भट्टियाँ और आर्क भट्टियाँ और इंडक्शन भट्टियाँ, तो ये 3 प्रकार की जनरली भट्टियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में चार्ज कहाँ रखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें वस्तु है, ठीक है, जो पदार्थ गलाया जा रहा, इसी को कहा जाता है चार्ज। ये इनडायरेक्ट प्रतिरोध भट्टी दिखाई गई है, इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये इलेक्ट्रोड है। इसके बाद ये बीचों बीच में यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो रही है। ये आर्क उत्पन्न होगी जब इनके बीच का 0.5 mm का अंतराल होगा। 0.5 से 0.4 mm के बीच इनके बीच में जो अंतराल है ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि ये भाग कौन सा है जहाँ पर चार्ज को रखा गया है। तो दोस्तों याद रखना, इसमें चार्ज जहाँ पर रखा जाता है उसको सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस, ठीक है, में चार्ज कहाँ रखा जाता है। तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस मतलब इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस जो भट्टी होती है वो कुछ इस हिसाब की होती है। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस भट्टी होती है जो वो कुछ इस हिसाब की होती है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद जो चार्ज होता है वो इधर भर दिया जाता है, इसमें चार्ज को भरा जाता है, ठीक है, इसमें चार्ज को भरा जाता है। तो भट्टी का ये वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको जैकेट कहा जाता है, ठीक है, इसको जैकेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दिए गए चित्र में कौन सी भट्टी है। तो ये चित्र जो दिखाया गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें डायरेक्ट हीटिंग हो रहा है। ये चार्ज है, द्रोणी में चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड पड़े हुए ग्रेफाइट के या फिर कार्बन के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, और इनमें ये डायरेक्ट सीधे सीधे यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रकाश जो है ये मतलब आर्क उत्पन्न हो रहा है। तो इस भट्टी को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, ये भट्टी जो है प्रत्यक्ष आर्क भट्टी, ठीक है, डायरेक्ट आर्क भट्टी है ये। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस, पहला ऑप्शन आपका राइट है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस है ये। अभी इसके पहले आप लोगों ने जो भट्टी देखी थी जिसमें इलेक्ट्रोडों को कुछ क्षैतिज रूप में दर्शाया गया था, इसको हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस कहेंगे। इसमें कोई भी पदार्थ है ये इसके आर्क के ऊष्मा के कारण ये गलता है, जबकि इसमें आर्क जो है सीधे ही पदार्थ के टच में रहती है, जबकि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में ऊष्मा जो है वस्तु के सीधे ही टच में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन यहीं से है, यदि किसी भट्टी में 3 फेज की सप्लाई दी जाए तो इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना उसमें 3 इलेक्ट्रोड होंगे। ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट या कार्बन के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में हीटिंग की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो हीटिंग की यहाँ पर कौन सी विधि है, इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो है इस हीटिंग को इंडक्शन हीटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ये कॉइल लगाई गई है, किसी वायर की कॉइल लगाई गई है, फिर इस पर इस साइड से जब सप्लाई प्रदान किया जाएगा तो इसमें से भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और उसी चुंबकीय धाराएं उत्पन्न होंगी और उसी के कारण ये वस्तु जो अंदर जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये हीट हो जाती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में हीटिंग की कौन सी विधि है। तो ये जो चित्र दिया गया है ये दोस्तों डायरेक्ट हीटिंग दिखाया गया है, ठीक है, ये डायरेक्ट हीटिंग है। इस हीटिंग के दौरान जब चार्ज को किसी द्रोणी में या भट्टी में भर दिया जाता है तो उसके ऊपर उच्च प्रतिरोधी का पदार्थ डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये भट्टी में निचले वाले हिस्से में जब रेजिस्टेंस कम रहेगा तो ये सही से कार्य करके और जल्दी से गल जाए। इसको डायरेक्ट आर्क भट्टी कहा जाता है, सॉरी डायरेक्ट रेजिस्टेंस भट्टी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस फर्नेस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चित्र को पहचान सकते हैं सही से, ठीक है, इस वाले भाग को चैम्बर कह सकते हैं जो चार्ज यहाँ पर भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में हीटिंग की कौन सी विधि है। यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है इसमें पूछा गया है ये हीटिंग की कौन सी विधि है जो इसमें पानी को गर्म किया जा रहा है और यहाँ पर एक इमर्शन रॉड डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको एक रूप में तो हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, परंतु इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग या डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है, या इंडक्शन हीटिंग, ये सभी वास्तव में किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी की सभी आती हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो IDMT रिले होता है, ठीक है, नाम सुना होगा IDMT रिले, ठीक है, IDMT रिले होता है, इसके बीच में एक अभिलक्षण वक्र बनता है। ये अभिलक्षण वक्र किस किस पैरामीटर के बीच होता है। तो अपना याद रखना, धारा और समय के बीच में IDMT का अभिलक्षण वक्र होता है और ये वक्र जो होता है ये कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा, पैराबोलिक या परवलयाकार कह सकते हैं। ऐसा ही सेम आपका जो वेक्टर डायग्राम बनेगा ये एकदम सेम इसी की भांति जो ग्राफ बन रहा है ऐसा ही DC सीरीज मोटर का होता है और यही सेम होता है आपका किसका, यूनिवर्सल मोटर का, पैराबोलिक। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर है थायराइड। क्या है, थायराइड। थायराइड का उपयोग जनरली किस में किया जाता है। तो अपनी याद रखना ये क्वेश्चन
इसका उपयोग एलए बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो एलए बनाने में, तो एलए का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए आकाशीय बिजली से ट्रांसफार्मर की ये सुरक्षा करता है। क्या सुरक्षा करता है? लाइटनिंग अरेस्टर, इसको तड़ित निरोधक कहते हैं। ये एलए जो है लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के दोनों ओर स्थापित किया जाता है, इधर भी और इधर, मतलब इनकमिंग में और आउटगोइंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो यार्ड होता है, यार्ड में 2 बस बार लगाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है, पहली बस बार का नाम होता है मुख्य बस बार, तो दूसरी बस बार का नाम क्या होता है? आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजना है कि जो दूसरी बस बार लगाई जाती है, ठीक है, दूसरी जो बस बार होती है इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए और हम आपको अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।